नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन जब से अग्निवीर योजना लाई गई है, सेना में जवानों की ट्रेनिंग हो या फिर उनकी आर्थिक स्थिति, इन सब पर बहस हो रही है। अब राजनीति ने एक बार फिर से अग्निवीर इसके विवाद को सामने ला खड़ा कर दिया है। पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार वालों को कुछ लोग झूठा भी बताने लगे हैं, लेकिन कुछ इसे वर्तमान में भारत में शहीदों की दुर्दशा की तरफ भी देख रहे हैं। क्या अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर शहीद अजय सिंह के परिवार का हवाला देकर झूठ कहा था, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह से टोका था, क्या वो झूठ था? बहस इतनी बढ़ चुकी है कि सच झूठ में फर्क करके उसे जनता के सामने तथ्यों के साथ पेश करने की कोशिश में आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो सदन के भीतर किसने झूठ, किसने भ्रम फैलाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है और इससे जो है इसीलिए सदन की कार्रवाई जो रिकॉर्ड की जाती है उसे हटा दिया जाना चाहिए, एक्सपंज कर दिया जाना चाहिए। इसीलिए कुछ सवाल हैं, क्योंकि बार बार दावे किए जा रहे हैं शहीद के परिवार की तरफ से कि कोई मुआवजा नहीं मिला है। सवाल ये अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे कि अग्निवीर योजना का विवाद क्या झूठ की राजनीति का नतीजा भर है? क्या अग्निवीर शहीद पर राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया और ये आरोप सही कहे जा सकते हैं? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में गलत दावा पेश कर दिया है? क्या सेना भी शहादत को अब दो चश्मों से देखने लगी है? भारतीय सेना के भीतर क्या इससे खेमेबाजी को बढ़ावा मिला है? राष्ट्र सुरक्षा के लिहाज से ये विवाद कितना गंभीर है, इसको विवादों में देखे जाना ही क्यों जो है तमाम सवालों को जन्म दे रहा है। आइए अपने पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल दिनेश नैन, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ है मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। सुरेश रोर जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इकबाल सिंह चन्नी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में राजन सर आपसे करना चाहती हूँ। ये जो हमने लोकसभा के भीतर देखा, उसके बाद जो वीडियो सामने आ रहे हैं, एक एक करके दावे हो रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से, और एक वीडियो तो इतना मैं कह सकती हूँ उसे देखकर मुझे बहुत ही मैं सकते में आ गई थी कि क्या ये दिन भी शहीद के परिवार को देखना होगा। उनके पास जिस तरह के मीडिया कर्मी पहुंच रहे, जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, क्या शहीद के परिवार को इस तरीके से जलील किया जाना भी सही है? राजन कोचर। तो नेहा जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और मैं भी ये देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट में इंडियन आर्मी को एक पॉलिटिकल मुद्दा एक्चुअली बनाया जा रहा है और ये सारी चीजें पॉलिटिकल एरिना में लेके आई जा रही जी। अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना एजेंडा होता है और वो इस मुद्दे को अपने तरीके से पेश करती है, वो एक अलग बात है। और अगर हम अग्निवीर स्कीम के बारे में बात करें तो मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि अग्निवीर स्कीम एक बहुत ही इलॉजिकल और एक सोच के बिना जो कि स्कीम होती है। देखिए, स्कीम में 3 स्टेक होल्डर्स जी। पहला स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट, दूसरा स्टेक होल्डर है इंडियन आर्मी और तीसरा स्टेक होल्डर है अग्निवीर। तो कोई भी स्कीम में अगर आप देखें कि तीनों स्टेक होल्डर अगर एक पेज पे नहीं है, अगर तीनों स्टेक होल्डर कुछ नहीं है एक स्कीम के साथ, वो स्कीम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। आज इन लोगों ने प्रेस्टीज का मुद्दा बना लिया है कि हमने ये स्कीम लॉन्च कर दी है और हम अभी पीछे नहीं हट सकते जी। आपको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। आप उसी ये जो कंपनसेशन का मुद्दा अभी जो आया है और ये पार्लियामेंट में रेज हो रहा है जी। ये एक्चुअली एक नॉन इशू है। तो मेजर इशू जो है वो है अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम। क्या ये फौज के जो फौज चाहती है उसको एड्रेस करती है? जी।
क्या ये अग्निवीर जो चाहता है उसकी एस्पिरेशंस को एड्रेस करती है? और गवर्नमेंट का जो इसको मुद्दा था इस स्कीम को लेके आने का, वो स्कीम का असली मकसद क्या था? जी। अगर आपकी ऑडियंस इस चीज को समझ पाएगी, तो फिर अग्निवीर स्कीम आपको ठीक तरीके से आपको पता चलेगा कि ये अग्निवीर स्कीम हमारे लिए, हमारी एनवायरमेंट के लिए। आज आप देख रहे हैं हमारा 15,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जी। जिसमें 10,000 किलोमीटर कंटेस्टेड है। इसका मतलब है कि वो एक अनसेटल्ड बॉर्डर है। जी। 7,500 किलोमीटर हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है। अब आप ये एक्सपेरिमेंट्स फौज के साथ नहीं कर सकते, और अगर आपको एक्सपेरिमेंट अगर करना ही था तो एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आते, आप उसको देखते कि ये कितना आपका सक्सेसफुल। ये जल्दबाजी क्यों? जी। और ये और स्पेशली जब आप जानते हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर में चीन आपके ऊपर खड़ा हुआ है और आप एक चुनौती का जो सामना करने की कर रहे स्थिति हैं। में। रजौरी पुंछ में क्या हुआ? जी। रजौरी पुंछ से आपने फौज निकाली, आपने गैप्स बनाए और वहां पे आपकी इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई और आपके टेररिस्ट अटैक शुरू हो गए। आपको फौज निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको मैन पावर की कमी थी, आपको कहीं और उस फौज को भेजना था। तो जब अगर एक ऑपरेशनल आर्मी की तरह अगर मैं एक फौजी हूं और अपनी फौज के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ये स्कीम को लेके आया तो इसका एंड रिजल्ट ये है कि आज आप 45,000 अग्निवीर एक साल में रिक्रूट करते हैं, आपके 60,000 फौजी आपके रिटायर होते हैं। जी। आपने 2.5 साल 3 साल रिक्रूटमेंट बंद कर दी कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे आपने फौज में 2.5 लाख की वैकेंसी क्रिएट कर दी, डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी। तो आपकी जो 13 लाख की फौज थी आज वो 11 लाख की हो गई है। और अगर ये इसको अग्निवीर स्कीम को हम आगे भी लेके जाए, आपकी जो आउटफ्लो और इनफ्लो में आपका गैप है, तो हम ये मान के चलेंगे 5, 6, 7 साल में आपकी फौज 10 लाख की हो जाएगी। क्या अगर हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, तो क्या ये 10 लाख फौज आपके लिए सही है? आप रशिया यूक्रेन वॉर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। रशियन आर्मी 10 लाख है आज की स्ट्रेंथ, उसने 3 लाख अपने रिजर्विस्ट को तैयार रखा है, ऑलरेडी फौज में ज्वाइन कर लिए 13 लाख, और 6 लाख रिजर्विस्ट और तैयार कर रहे हैं, और 6 लाख। रशियन आर्मी को 19 लाख की जरूरत पड़ी जब उनकी फौज 10 लाख की थी। और आने वाली जो लड़ाई है, आप मान के चलिए वो एक शॉर्ट वॉर्स नहीं है, वो लंबी लड़ाई होगी। अगर हम चाइना के साथ भी लड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ भी लड़ेंगे, वो 1971 की वॉर नहीं होगी कि 14 दिन में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ये लंबी लड़ाई के लिए आपको फौज की जरूरत है। आप बोलते हैं टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी कहाँ है टेक्नोलॉजी की फौज? बिल्कुल, असल बहस जो है में टाइम लगेगा। बिल्कुल मेजर जी, ये एक बहुत जो इस चीज को आप पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं और इसको उछाल रहे हैं, ये फौज के लिए भी सही नहीं है। बिल्कुल। जो लार्जर मुद्दा है आप उसको एड्रेस नहीं करना चाहते। लेकिन मेजर जनरल राहुल गांधी लेकर आए, उससे आपत्ति है, या राजनाथ सिंह ने जो यहाँ पर दावा ठोका है उस पर आपत्ति आपको? और एक बार सिंह चन्नी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आखिर सरकार क्यों आमदा है अग्निवीर योजना, जबकि सेना के भीतर से ही इसके विरोध के स्वर उठ रहे हैं? और कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है, और जब बात राष्ट्र सुरक्षा की आती है, तो क्या सेना में इस तरह का जो प्रयोग है अगर सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसकी समीक्षा की बात जब निकल कर आई थी, तो वो समीक्षा की बात कहाँ रहेगी, बीच में अधूरी कहाँ रहेगी? समझेंगे। तो अग्निवीर योजना और इस पर शुरुआत से ही विवाद, लेकिन राहुल गांधी ने इसे लोकसभा के भीतर उठाया और रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से उसे भ्रामक कहा, प्रधानमंत्री ने भ्रामक कहा, इस पर बहस शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अभी अनुग्रह राशि नहीं मिली है, सेना भी कहती है कि कुछ राशि शेष है, लेकिन सवाल यह है कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कुछ और ही कह रहे हैं। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन भी जुड़े हुए, रिटायर्ड। राजन जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आपत्ति किस बात की है? लोकसभा में ये मुद्दा
उठाने की राहुल गांधी की तरफ से, या फिर राजनाथ सिंह ने जो इसको करेक्ट करने की कोशिश की और कहा कि ये भ्रामक सदन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? इसका उत्तर मैं दिनेश सर आपसे लेना चाहूंगी। क्या लोकसभा में राहुल गांधी का इस मुद्दे को उठाना, अजय सिंह के पीड़ित परिवार के बारे में उदाहरण पेश करना, ये गलत था? देखिए, दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजनीति हो रही है जी। 18 जनवरी को अजय सिंह की जो है वो शहादत हुई। उसके बाद जैसे कि जनरल राजन ने बताया, उनको जो 50 लाख रुपए का एक बीमा जो कि बैंक के थ्रू होता है, और वो अमूमन जब भी किसी की शहादत होती है 1 महीने में मिल जाता है, वो उसको मिल गया जी। अब 29 मई को पंजाब इलेक्शन से पहले जब राहुल गांधी जी अजय सिंह जी के माँ बाप से जाके मिले, तब तक बाकी और कोई भी पैसा उनको नहीं मिला था जी। तो जो उन्होंने बताया सीधे साधे पन में ही उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब जब दूसरी पार्टी पक्ष को ये मालूम चला कि ऐसे जगह के वहां विजिट हुए, ये मुद्दा बन रहा है, तो उन्होंने जो आर्मी की तरफ से और गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड की तरफ से जो बगैर कोई किस्त लिए एक जो इंश्योरेंस है 48,39,000 रुपीज वाला, वो 10 जून को उसको भेज दिया। लेकिन जो 67 लाख रुपीज है के एस ग्रेशिया वगैरह, वो उसको अब तक नहीं मिली। तो अगर आप इस सब पहलुओं को नजर में लाएं, तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी जी अपनी जगह राजनीति कर रहे हैं और राजनाथ सिंह जी अपनी जगह राजनीति कर रहे हैं जी। लेकिन मेरा जी बात पूरी कीजिए। लेकिन राजनीति करना तो जनता से जुड़ी ही राजनीति होती है। अगर किसी योजना में सेना को भी नुकसान हो रहा है और जवानों को भी नुकसान हो रहा है, तो इस पर विपक्ष का चिंता जाहिर करना या फिर ये कहना कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इसे रद्द कर देंगे, ये क्या गलत माना जाए? देखिए, मैं इसमें अगर आपको ये कहना चाहूं कि बात शहादत की हो रही है या पैसों की हो रही है जी। अगर हम शहादत की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लोकसभा के अंदर हो क्या रहा है? कितना छिचोरी बातें की जा रही हैं। एक शहीद की कीमत लगाई जा रही है, चाहे वो टाइम पे मिले या लेट मिले, लेकिन लगा तो सभी रहे हैं जी। सोचिएगा लगा। और ये सब चीज आज जो सेना के अंदर जो कार्यरत हैं वो सब देख रहे हैं इस चीज को जी। उनके मनोबल से, उनके सोच से क्या असर जा रहा होगा। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे 2 तरह की आया अग्निवीर को लेके आए लोग जी। हमारे सेना के ऊपर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का जो है खर्चा सेना के ऊपर आ रहा है। इसमें 2-3 तरह के फंड होते हैं। एक रेवेन्यू फंड, इसमें हमारी तनख्वाहें वगैरह होती, डेफर्ड रेवेन्यू फंड, तनख्वाहें प्लस आपका लगाने की पेंशन होती है, ये लगभग 3 लाख। और कैपिटल फंड 3 लाख, जिसमें कि राफेल खरीद लिया, शिप खरीद लिया, मिसाइल खरीद ली, बाकी और इक्विपमेंट खरीद लिया। अब इन्होंने क्या तरकीब लगाई भाई साहब लोगों ने, जो भी देशभक्त है, मैं तो ये कहूंगा कि एक 3 जजों की कमेटी बिठा के ये देशभक्त जो सामने नहीं आ रहे अभी, इनको सामने लाना चाहिए। इन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है देश की, सेना के अंदर इतनी अग्निवीर ला करके, तो इनको पीछे क्यों रखा जा रहा है? इनसे पूछा तो जाए इतनी बड़ी देशभक्ति इनके मन में क्यों आई? ठीक है। अब अगर ये 1.5 लाख जो पेंशन वाले हैं सैनिकों के, जो सैनिक अपनी जवानी, अपनी जिंदगी, अपना खून इस देश के बॉर्डर पे देके आ गए, उनके बोलते पेंशन हमें बहुत भारी पड़ रही है। वाह, 1971 और 1973 तक जब देश को गरीब माना जाता था, तब तक तो सेना को निभाने में कोई परेशानी नहीं जी। लेकिन आज जब वैश्विक स्तर के ऊपर हम अपने आप को 5वें नंबर की आर्थिक पावर मानते हैं, तो सेना बोझ, वन रैंक वन पेंशन जिसका इतना मुद्दा बनाया गया नेहा जी, हर 8,000 करोड़ रुपए उसका लागत है शुरुआत में। और आपको पता है 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया। इस मुंह से राजनीतिक लोग आगे के बात करेंगे। और यही बात मैं आपको और बताऊं, आज की तारीख में
जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, मैं तो इन राजनेताओं से यह कहूंगा, अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो छोड़िए अपनी पेंशन और नाम कीजिए इस पेंशन को पूरे पूर्व सैनिकों के, ताकि देश के ऊपर बोझ ना जाए। क्या है आप देशभक्त? करेंगे देशभक्ति? यह सवाल पूछिए इनसे। इकबाल जी, भावनाओं में दिनेश नैन जी की जो भावनाएं हैं, इसे पूरा देश, मैं कहती हूँ कि ज़रूर सहमत होगा। क्या हमारे जवानों की पेंशन हमारे ऊपर भारी पड़ रही है? इकबाल जी, क्यों शहीदों में भी फ़र्क किया जा रहा है? क्यों इस योजना में अगर इतनी त्रुटियां हैं, आने के बाद से लगातार सेना के भीतर, सेना के बाहर से जो पूर्व सैनिक है, जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, वो भी इसकी असुरक्षाओं और चिंताओं को बार बार उठा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार बार बार इस योजना को लेकर तटस्थ बनी हुई है कि अगर हमने कोई स्कीम लाई है तो उसको जारी रखा जाएगा, चाहे कितनी भी आलोचना क्यों ना हो। इकबाल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अजय वीर को जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि देश का कोई भी व्यक्ति, खासकर फौज का जवान जो शहीद होता है, वो एक बड़ा घाटा नेशन को पड़ता है। पर यहाँ सवाल उठा है जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में प्रश्न उठाया जी। बात ऐसी है, ये एक इमेच्योर क्वेश्चन था। जब उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया, उससे पहले 98 लाख रुपया उस शहीद के परिवार को मिल चुका था। उससे पहले नहीं मिला था इकबाल जी। पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि उनको अभी तक ये पैसा नहीं मिला, इसीलिए सरकार को बोलना पड़ा। अब बहुत दोनों डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत माननीय है, इन्होंने भी देश की सेवा की है, इनको भी नमन करता हूं मैं। तो बात ये है कि इनकी थोड़ी सी ऐसे लगता है, कुछ जैसे ब्यास होकर बात की जा रही है ना, ऐसे कुछ लगता है। ये पर्सनल पे पहुंच गए दिनेश जी कि अपनी पेंशन छोड़ दे। ये डिबेट की बातें नहीं होती हैं ऐसी, अभी लॉजिकल बात करो आप। रोहित जी ने कहा जी ये जो बात की है कि भी मुद्दा क्यों उठाया गया, मुद्दा तो कांग्रेस ने उठाया, बीजेपी को जवाब देना था। जब वहां रक्षा मंत्री बैठे थे तो उनको जवाब देना था, उन्होंने सही जवाब दिया। उसके फादर की, जो अजय वीर का फादर है, उसकी इंटरव्यू इकबाल जी, सेना की स्टेटमेंट है 1 करोड़ तो नहीं है, 98 लाख और 1 करोड़ में तो फर्क होता है। अगर हम शब्दशः भी जाएं, रक्षा मंत्री ने जो सदन के भीतर कहा, ऐसे मेरी नेहा जी बात सुनिए जी, ऐसे 98 लाख कुछ हजार रुपए हैं जो गए हैं, तो क्या हम उसे सदन के भीतर 1 करोड़ कहेंगे? कोई फर्क नहीं है। उन्होंने ये भी, एक मिनट सुनिए ना, उन्होंने ये भी कहा भी उसको टोटल 1 करोड़ 65 लाख मिलना है, ये भी कहा उन्होंने। और 67 लाख के करीब बाकी रहते हैं, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। बात ये है कि जिसने ये मुद्दा राजनीति की उसको हम कुछ कहते नहीं है, दूसरों को हम दूसरों पे लांछन लगा रहे हैं हम। जहां तक अग्निवीर योजना का संबंध है, ठीक है, अपना अपना नजरिया है, इनको लगता है इसमें कमी होगी, हो सकता है कोई कमी भी हो जी, इसमें सुधार भी हो सकता है, सरकार सोच भी सकती है, इसमें कोई अड़ी वाली बात नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक असूल नहीं है कि किसी भी योजना में कोई कमी है तो वो दूर नहीं की जाती। जो में कमी होगी वो सरकार दूर करेगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसमें फौज में 2 तरह का विभाजन किया जा रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इकबाल जी, ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार की तरफ से सांत्वना पत्र भी पीड़ित परिवार को नहीं मिला जी, शहीद के परिवार को सांत्वना पत्र नहीं मिला, इसका भी परिवार वालों को जो है बहुत ही शोक है कि क्या हमारा जो घर का जवान बेटा है जो देश के लिए शहीद हो गया, उसके लिए सरकार एक सांत्वना पत्र भी नहीं दे सकती है। आप उस परिवार वालों की चिंताओं को तो समझिए, ना कि ये कि सिर्फ राहुल गांधी राजनीति करे। आप उस परिवार वालों के लिए क्या कर रहे हैं जी? मैं आपकी बात को भी समझता हूँ, परिवार की भावनाओं को भी समझता हूँ जी। हमारा पंजाब है सबसे ज्यादा फौज में नौजवान देने वाला, पंजाब से सबसे ज्यादा भर्ती होती थी, तो पीछे कांग्रेस सरकार ने इसको चेंज कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने 84 के राइट्स के बाद इन्होंने इसको फिजिकल और मेंटली और एजुकेशन को खत्म कर दिया। इन्होंने वादी के हिसाब से
जो भर्ती करनी शुरू कर दी, उनको बातों को कोई नहीं बोलता है। ये कहाँ का असूल है भी किसी भर्ती में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, आबादी के हिसाब से भर्ती की जाए, कैसी बात है ये? लेकिन सेना को इससे क्यों, सेना तो अलग रखनी चाहिए ना, यही बात मेजर होनी चाहिए, इकबाल जी, मेरिट फिजिकल फिटनेस पे होनी चाहिए। सेना को क्यों से जोड़ा जा रहा है? सेना तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम ये एक अलग इकाई है और इसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्या आप अग्निवीर योजना के जरिए आप पैसे बचाने पर ज्यादा फोकस दिख रहे हैं, ना कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर? दिनेश नैन कुछ जोड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी समझना चाहेंगे कि क्या महज राजनीति के लिए राहुल गांधी ने सदन के भीतर अजय सिंह के शहादत का मसला उठा दिया है? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना, इस पर फिर से विवाद और बहस छिड़ चुकी है। बहस में आखिर कौन सा पक्ष सच बोल रहा है, कौन सा पक्ष झूठ बोल रहा है, और बीच में जो शहीद का परिवार है उसकी चिंता किसको ज्यादा दिख रही है? दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल दिनेश नैन रिटायर्ड, वो बात जोड़ना चाहते हैं। उन्हें आपत्ति है बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से की गई बातों पर। आप संक्षेप में करिए सर, फिर सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता। एक निजी टिप्पणी की कि भाई मैंने पर्सनल कर दिया कुछ, तो ये भाजपा की सरकार के दौरान ही जनरल नरवाने का स्टेटमेंट जो आया है और जिनकी किताब अभी तक आप लोग प्रकाशित नहीं होने दे रहे, सेना को तो बिल्कुल सरप्राइज हुआ इस अग्निवीर से। ना कोई पायलट प्रोजेक्ट हुआ, ना कोई डिस्कशन हुआ, ना कुछ हुआ। चलो मान लिया सरकार है, गवर्नमेंट है, सेना हमेशा पाकिस्तान जैसे नहीं, हिंदुस्तान की सेना हमेशा अपनी गवर्नमेंट की सुनती है, लेकिन वो महानुभाव और देशभक्त जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, इकबाल जी, उनको सामने क्यों नहीं लेके आ रहे हो? नाम क्यों नहीं बता रहे हो उनका? जी, इसने किया है काम, हम भी तो उनको सलूट करना चाहेंगे इतने अच्छे काम के लिए। रही बात रीजन का दे रहे नियाजी, रीजन ये दिया गया कि जो पेंशन है, इकबाल जी मैं आपके पास आऊंगी। दिनेश जी, अमित जी के प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला आपके। नहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने तो नाम क्लियर करने के लिए बात पूछा है, बोल नहीं रहा हूँ मैं। नहीं, आपके टाइम पे बात कीजिएगा, मेरा टाइम ना लें। दिनेश जी, तो निहारी जो लोग आज की तारीख के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन लेके अपने आप को देशभक्त बोल रहे हैं, तो क्या उन देशभक्तों को एक मिसाल नहीं देनी चाहिए कि देश के पास पैसा कम है, सरकार बोले, और हम जितने भी एमपी एमएलए थे पूरे देश के, अपनी पूरी की पूरी पेंशन अपने पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, टांगे गवा दी, हाथ गवा दिए, उनके लिए हम समर्पित करते हैं और सेना के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। कीजिए ना, इसके अंदर आप टोका-टोकी क्यों कर रहे हो इकबाल जी? ठीक है दिनेश जी, आपने सीधा सीधा पूछा है कि ये योजना जो है ये किसकी जो है आप जी, किसने इस योजना का समर्थन किया, या कौन सा जो नेता है वो इस योजना का जनक है, समझेंगे इकबाल जी से। लेकिन सुरेश जी, क्या महज राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? अपनी सत्ता तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी ये कहना कि सत्ता में आएंगे तो इसे रद्द कर देंगे, इसकी बजाय कि आप इस पर चर्चा करिए, इस पर बहस कीजिए कि आखिर इस योजना में इतनी त्रुटियां हैं, तो क्यों ना इस त्रुटियों को दूर करने की कोशिश की जाए। ये भी तो हो सकता है कि योजना में ही जो कुछ संभावनाएं हैं कि इस त्रुटियों को ठीक किया जा सके, योजना जारी रहे, लेकिन प्रावधानों को दुरुस्त किया जाए। सुरेश जी। जी नेहा जी, सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ जी। मेरी आवाज में डिस्टर्बेंस है, मैं ये हेडफोन अभी नहीं निकालूं। नहीं, आप बात जारी रखिए, आप की बात हम सब तक पहुंच रही है स्पष्ट तरीके से। आई होप सभी जो जुड़े हुए हैं उनको आपकी बात पहुंच रही है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अग्निवीर की जो योजना है ये भारतीय सेना की योजना नहीं है जी, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी वाली योजना है। जिस तरीके से उन्होंने एमए हिस्ट्री व्यक्ति को रिजर्व बैंक का गवर्नर लगा दिया, रिलायंस के एक रिश्तेदार को, इसी तरीके के उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करने का एक बार कहते थे कि गंदे नाले की गैस से चाय बनाने का प्रयोग करते थे वो। कई बार उन्होंने पकोड़े तलने की बात कही। इसी तरीके से जो व्यक्ति खुद बताता था कि मैं कभी स्कूल के पीछे से नहीं निकला, तीसरी चौथी के बाद में स्कूल में कॉलेज में नहीं गया, प्रधानमंत्री होने के बाद ही उन्होंने ये बातें बताई थी। और वो एक दिन बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे कि A2 + B2 + एक्स्ट्रा 2 भी कहां से आ गया। तो इस तरीके की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने इसी तरीके का ये जुमला भारतीय सेना के ऊपर भी लागू करने का एक शर्मनाक कार्य किया है।
जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हमारा जो ये एरिया है, ये आर्मी में भर्ती होकर एक बेटा देश की सेवा करता है और दूसरा बेटा खेत में हल्का मुन्ना दाबकर अन्न पैदा कर कर पेट भरने का काम करता है पूरे हिंदुस्तानियों का। जी ये सेना या सैनिकों का एरिया माना जाता है, जो नॉर्थ इंडिया जिसको आप बोलते हैं। जी यहाँ पर किसी गांव में आप जब प्रवेश करते हैं तो शहीद जवानों के, अधिकारियों के बुत बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को जम्मू कश्मीर जाके अभी पीछे कोई सरकार की तरफ से बयान था कि हम कश्मीर की हालात का पता करने गए थे। जी मैंने उस दिन एक डिबेट पे इंडिया न्यूज पे बोला था कि कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, हरियाणा के किसी गांव में आ जाओ, 3-4 बुत आपकी गलतियों के कारण शहीद जवानों के लगे मिलेंगे। आप इससे चिन्हित कर सकते हो कि वीर जवान आपकी कमियों के कारण, चाहे वो पुलवामा रही हो या कारगिल रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी भी दूध के धुले साबित नहीं हुए भारतीय सीमाओं की रक्षा करने में और भारतीय सैनिकों को सम्मान देने, उनको सुविधाएं देने। जी कारगिल के ऊपर उस समय कई बुद्धिजीवियों ने जो लेख लिखे, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। जी लेकिन पुलवामा में जो हुआ, जो व्यक्ति एक आरडीएक्स का पता नहीं कर पाए और जो हमारी सेना के आग्रह के बाद, गुजारिश के बावजूद उनको हवाई यात्रा उपलब्ध न करा पाए, वो व्यक्ति राष्ट्र के स्वाभिमान की और सेना की बात अपने मुंह से करते हुए लोकसभा में राहुल गांधी जी से, एक शहीद के बेटे और एक वीरांगना के बेटे राहुल गांधी जी से बात करते हुए शोभा नहीं देते। जी ये वही नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं नेहा जी, जिन्होंने खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक व्यापारी का हौसला जो है वो सेना के जवान से ज्यादा होता है। जब किसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री यह बात बोले, तो वीर सैनिकों पर और शहीद सैनिकों के अभिभावकों पर क्या गुजरती होगी, जी शायद ही प्रधानमंत्री इस पीड़ा को समझ पाए। ठीक है सुरेश जी तो मोदी जी के परिवार में कोई बेटा है ना, मनोहर लाल खट्टर, जो यहाँ पर राज करते रहे 9 साल, जिन्होंने पुलिस के जवान, वो भी एक सेना की तरह के ही हैं। ये बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी है किसानों को और जवानों को आपस में लड़ाकर सुरेश जी, बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी है। मैं खेद जताना चाहूंगी, बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी है सुरेश जी। हमें किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी से जो है परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। व्यक्तिगत नहीं है जी नहीं, किसी के व्यक्तिगत तौर पर किसी ने शादी नहीं अपनी निभाई या उसका बेटा नहीं, उसकी अपनी औलाद नहीं है, तो दूसरी औलाद की पीड़ा कैसे समझे, ये सब बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी है। हमें परहेज करना चाहिए किसी भी सार्वजनिक मंच से। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह चन्नी। क्या उनका इन सभी आरोपों पर क्या कहना है, पार्टी का क्या वर्जन है, केंद्र सरकार क्यों बार बार अपनी उसी स्कीम को आगे बढ़ाना चाहती है जिसमें तमाम त्रुटियों की बात विपक्ष ही नहीं और पीड़ित जो परिवार होते हैं, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो भी जताते रहते हैं। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना, इस पर जो बहस छिड़ी हुई है, इस बहस को और ज़्यादा विस्तार देने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बात सिर्फ जवानों की ही नहीं, उनकी शहादत की तो है ही और राष्ट्र सुरक्षा की भी है। इसलिए मसला बहुत गंभीर है और सभी स्टेक होल्डर से, सभी पक्षों से ये अनुरोध है कि वो इस मसले पर राजनीति छोड़कर गंभीरता से बहस करें और देखें कि वो किसका नुकसान कर रहे हैं। राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं, अपने जवानों का नुकसान कर रहे हैं और बचा क्या रहे हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं फिर से अपने पैनलिस्ट का। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर। इससे पहले कि इकबाल जी मैं आपके पास आऊँ, मेजर जनरल राजन कोचर, क्या ये तमाम जो बातें हैं जो निकल कर दिनेश नैन ने अपनी यहाँ पर चिंताएं रखी हैं कि क्या जवान का पेंशन ही भारी पड़ रहा है इसलिए अग्निवीर योजना लेकर आई गई, ये अग्निवीर योजना का उद्देश्य क्या था? नेहा जी, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और तो मुझे लगता है कि इसको एक पॉलिटिकल डिबेट का शेप हमको नहीं देना चाहिए जी। एक डिसीजन है गवर्नमेंट की, और जो डिसीजन कई बार ऐसा भी होता है गवर्नमेंट एक सही डिसीजन नहीं लेती है, उसका रिव्यू किया जाता है और उस चीज को वापस लिया जाता है। वो देश के हित के लिए होता है, इसमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं होता है, ईगो नहीं होती है कि हमने अगर फार्मर्स एजुकेशन हुआ और आपने जो लॉज निकाले तो आपने वापस लिए ना वो लॉज। राइट राइट।
बिकॉज वो बवाल हो गया था, एजिटेशन हो गया था देशों स्टेट्स में। तो अगर हम हमारे जितने भी सीनियर वेटरन्स हैं, आपने अभी एक एक्स नेवी चीफ की एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, राइट, आई डू हैव, मैंने उनका ट्विटर पे वो अवेलेबल था, एडमिरल केबी सिंह जी। एक इतने रिनाउंड डेकोरेटेड सोल्जर इंडियन नेवी के और एक जो चीफ है, अगर उनको आना पड़ा और उनको ये आर्टिकल इसको लिखना पड़ा कि ये फौज की ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए ये स्कीम सही नहीं है, और इतने सारे लेफ्टिनेंट जनरल, इतने सीनियर ऑफिसर्स, दिनेश ने भी इसके ऊपर जिक्र किया है, तो हम सब यही चीज बार बार गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्कीम आप लेके आए हैं ये फौज के लिए सही नहीं है। ये तो आप अगर इसको वापस नहीं लेना चाहते, बिकॉज बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको वापस ले लीजिए। अगर आप इसको वापस नहीं लेना चाहते तो इसमें रिव्यू लाने की जरूरत है, बिकॉज ये जो देश का मामला है वो पैसों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप इसमें आप तोल मोल नहीं करते हैं कि इतने करोड़ हम इसको बचा पाएंगे। देखिए, फौज को अगर आपने मॉडर्नाइज करना है, अगर आपका खाली 1.9% जीडीपी आप फौज को देते हैं बजट में, जिसमें अगर उसको पेंशन अगर आप उसमें से निकालें तो 1.5% ही बच जाता है। अब उस जीडीपी में अगर फौज को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पैसा चाहिए तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि हम आपकी पेंशन कम कर देंगे और आपके जो पेंशन से पैसा बचेगा हम आपको वो दे देंगे, आप अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर लो। अरे भाई, फौज आपकी देश की है, एक अपनी फौज नहीं है, कोई एक प्राइवेट आर्मी नहीं है, ये एक देश की जिम्मेवारी है। और इसको देश को अगर ऐसा लगता है कि आज चाइना आपके ऊपर बैठा है, पाकिस्तान आपके ऊपर बैठा है, और अगर फौज का जीडीपी आपने बढ़ाना है, आप जानते हैं कि रशिया अपना 8% ऑफ जीडीपी अपने फौज को देता है, अमेरिका 2.6% देता है, तो हम 1.9% क्यों देते हैं? अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारी सिक्योरिटी को और मजबूत करना है तो आप फौज को ज्यादा पैसा दीजिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि पेंशन में से काट के आप फौज को पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। और हमने हर एक फोरम में नेहा जी, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, मेरा इकोनॉमिक टाइम्स में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है इसके ऊपर 2 साल पहले जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। और हमने अपनी तरफ से हमने बहुत कोशिश करी है गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए कि ये स्कीम फौज के लिए सही नहीं। अब देखिए, अगर मैं यूनिफॉर्म में होता और अगर मैं मेरे ऊपर होता तो मैं बीइंग अ यूनिफॉर्म्ड सोल्जर मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ। इसको फौज की मजबूरी ये है, बिकॉज एक डिसिप्लिन आर्मी है। आपने तीनों चीफ्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया और आपने इसको बोला कि अब आप जस्टिफाई करो इस स्कीम को जी। और जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, जिसको नैन जी डायरेक्टली नहीं बोल रहे, आपकी जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने ये फैसला लिया है, उसको सामने आना चाहिए देश के बताने के लिए कि हमने क्यों स्कीम क्यों लॉन्च करी। आपने तीनों चीफ को इसलिए खड़ा कर दिया बिकॉज देश के लोग फौज की रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर एक यूनिफॉर्म्ड आदमी बोलता है कि हम खुश हैं तो देश को मान लेना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। और अगर हम सब लोग आज इस पे डिबेट कर रहे हैं और कमियां निकल रही हैं अब देश से, अभी आपने देखा कि एक अग्निवीर को जो मुआवजा या जो भी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनसेशन, इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड टू बी यूज्ड। अगर एक रेगुलर आर्मी का सोल्जर और एक अग्निवीर, ही इज, अगर वो शहीद होता है, दोनों को सेम बेनिफिट्स मिलने चाहिए, बिकॉज दोनों का रोल बिल्कुल सेम है। एक ही यूनिट में अगर मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ और अगर मेरे पास एक अग्निवीर और एक रेगुलर आर्मी का सोल्जर है, तो मैं डिफरेंशिएशन नहीं करता हूँ दोनों के बीच में। मेरे लिए
दोनों सेम है, तो गवर्नमेंट को क्यों डिफरेंशिएशन करना चाहिए? जी तो ये सारे जो इकबाल जी से एक सवाल, इकबाल जी, रक्षा मंत्री ने सदन के भीतर ये भी कहा था कि बहुत अलग अलग चरणों के बातचीत और विमर्श के बाद ही ये योजना लाई गई है, तो वो किन स्टेक होल्डर से चर्चा और विमर्श किया गया था, इस बात का तो पता भी नहीं चल सका। इकबाल जी देखिए नेहा जी, बात यह है, एक्सपर्ट बैठे हैं, मिलिट्री में इनका बहुत बड़ा तजर्बा है जी। एक बात तो साफ है ना, कोई भी योजना, इतनी बड़ी योजना कोई एक आदमी नहीं बना सकता जी। ये तो ये जनरल नॉलेज की बात है, कोई भी इतनी बड़ी योजना एक व्यक्ति नहीं बना सकता जी। उसके लिए सरकार के पास बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से उन पर डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके बाद बहुत से एक्सपर्ट हैं, एनएसए है, पता नहीं किस किस से उन्होंने बात की, ये डिस्क्लोज करने वाली बातें नहीं होती। ठीक है, किसने इसको बनाया, ये क्लियर है कि कोई एक आदमी नहीं बना सकता। नहीं, योजना बनाने की बात नहीं है, किन से विचार विमर्श करके, अगर सेना के भीतर से ही इस तरह से विरोध के सुर निकल रहे हैं, और जैसा कि मेजर जनरल ने कहा है कि एक यूनिफॉर्म में मौजूद जो जवान है या फिर अधिकारी है, सैन्य अधिकारी, वो बातें नहीं रख सकता इस तरह से खुलकर सामने। इकबाल जी देखिए, ऐसी बात नहीं होती, जब देश की बात होती है ना, तो उस वक्त डिसिप्लिन भी तोड़ा जा सकता है। देश की बात 1965 की जंग में, ठीक है, देश की बात कौन कर रहा है इकबाल जी? मैं एग्जांपल देता हूँ, ताड़ी मत मारिए। समय समाप्त हो रहा है इकबाल जी। 1965 की जंग में हिंदुस्तान की सरकार ने अमृतसर से फौज को बोला, वे आप हर जाओगे, छोड़ के जलंधर पे आ जाओ, रावी पे आ जाओ। तो उस वक्त उस जनरल ने सरकार के कहने के ऑर्डर को रद्द करते हुए उसने अपनी हिम्मत से अपने यूनिट को लेकर वो जंग जीती। नहीं तो अमृतसर का एरिया, जलंधर तक का एरिया पाकिस्तान में होता। ये बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। जहाँ देश की बात होती है, ये देश का नुकसान होता है, तो वहाँ बात करनी पड़ती है। वही है, ये एग्जांपल है, जिंदा एग्जांपल है ये। सुरेश जी एक लाइन, हो रहे हैं इन्होंने तो कोई योजना के बारे में बात ही नहीं की है। योजना की त्रुटियों की पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उस शहीद जवान को वही सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए जो एक नियमित जवान के परिवार वालों को मिलती है शहीद होने पर? इकबाल जी एक लाइन सुरेश जी, क्योंकि समय समाप्त हो गया। नेहा जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता इकबाल सिंह जी का मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के बजाय भारतीय सेना पर ही विश्वास प्रकट करने के लिए इस डिबेट के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अंत में आके समझा कुछ। दूसरी बात इन्होंने कही, हमने उस पर नहीं की, मेरे को समय कम मिला। मैं तो ये कहता हूँ कि जो 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी, जवान के शहीद होने के चांस बढ़ते हैं इसमें, ये भी इसमें नाकामी है। और एक मेजर जनरल साहब ने कहा था, कोचर साहब ने, किसानों की बात की थी, 3 काले कानून भी कोचर साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना लोकसभा में बहस कराए, सांसदों के बहिष्कार के बावजूद भी पास कर दिए थे। और अभी तक भी वादा करके वो पूरे नहीं किए। किसान बातों से उठा दिया, लेकिन वादा खिलाफी की है उसमें भी। तो नरेंद्र मोदी की एक खासियत ये है, ये बिना किसी की सलाह से सारे फैसले लेते हैं। उम्मीद करते हैं इकबाल जी पार्टी का नेतृत्व। सुरेश जी समय समाप्त हो गया। सुरेश जी, उम्मीद करते हैं कि इकबाल जी पार्टी हाईकमान तक ये बातें लेकर जाएंगे, या फिर केंद्र सरकार के जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उनके तक ये बात लेकर जाएंगे कि यहाँ बैठे जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं, इकबाल जी उम्मीद करेंगे कि आप इन चिंताओं को रखेंगे और उन त्रुटियों को जो है उनके समाधान की या फिर उनके करेक्शन की जो जरूरत है वो कर पाएंगे। नेहा जी, ये बात मैंने शुरू में बोली थी जी, योजना में कोई भी कमी हो तो सरकार समीक्षा की बात हो ही नहीं रही है, सिर्फ भ्रम फैलाने की बात है। इकबाल जी, दिनेश जी एक लाइन में कुछ बोलना चाहते हैं। सुरेश जी ठीक है, एक लाइन में दिनेश जी से बोलने दीजिए। दिनेश जी, सुरेश जी, दिनेश जी। नेहा देखिए, अभी आपके सामने बीजेपी प्रवक्ता ने क्या बोला कि एनएसए ने और डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह ने इन लोगों ने किया। ये सैनिक नहीं है, ये आईएएस लॉबी है, ये आईएएस लॉबी है। और अगर आईएएस लॉबी ये असली कारण कहाँ शुरू हुआ, मैं बताता हूँ नेहा। 1973 के अंदर समय समाप्त हो रहा है। इकबाल जी, दिनेश सर समय समाप्त हो रहा है, अपनी बात पूरी करें। ये गलत बात है, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है।
ठीक है, किस समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। दर्शकों तक बात स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पाई कि इस योजना को लाने वाले कौन है। क्या इस लॉबी की बात जो कि दिनेश नैन रख रहे हैं, या फिर मेजर जनरल कोचर ने जो चिंताएं जाहिर की है, कौन इस योजना को लेकर आया है? अगर इस योजना में त्रुटियां हैं तो सरकार इस त्रुटियों को दूर करने के लिए गंभीर क्यों नहीं दिखती है? सरकार बार बार ये क्यों कहती है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, योजना में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन सेना के भीतर से ही विरोध के सुर उठ रहे हैं। एक शहीद अगर वो अग्निवीर योजना के जरिए होता है तो उसको कम सुविधाएं, और एक नियमित जवान अगर शहीद होता है तो उसको ज्यादा सुविधाएं। क्या ये किसी भी देश की सेना के लिए उचित परिस्थिति है? छोड़ते हैं अपने दर्शकों पर। आप फीडबैक के जरिए हमें बताएं कि ये स्थिति पर आपकी क्या राय, आपकी क्या ओपिनियन। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। नमस्कार।